नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मोदी सबको चाहिए, पर मोदी के कैंडिडेट किसी को मंजूर नहीं। छठे चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों में जहां आज मतदान हो रहे हैं, सबकी लगभग यही कहानी है। एनडीए के कोर वोटर ही महागठबंधन की ताकत बने हुए हैं और आज 8 लोकसभा क्षेत्रों में जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां भाजपा और जदयू की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। राजद का राजनीतिक भविष्य कहां तक पहुंचेगा, आज ये भी बात तय होगी। जिन 8 लोकसभा क्षेत्रों पे मतदान चल रहा है, वहां ये पता चलेगा जब मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो सीमान ने क्या संदेश दिया है। पता चलेगा कि महाराजगंज में जिस तरह से कांग्रेस और राजद ने टिकट वितरण में मनमानी की है, उसका उन्हें लाभ मिला या फिर नुकसान उठाना पड़ा। वैशाली में जिस तरह से राजनीति का प्रयोग किया गया है, उस राजनीतिक प्रयोग में लालू कितने सफल रहे। शिवहर में जिस तरह से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को घेरने का प्रयास हुआ है, वो कहां तक सफल हुआ। मोदी के नाम पर क्या जो उनके प्रत्याशी हैं, उनको लोगों ने पचा लिया, उनको बचा लिया, या फिर मोदी नाम भी उन्हें नहीं बचा पाया। ये सब आज जब मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो पता चलेगा। तो आज हम इसी बात पर आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार के 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदाता लंबे लंबे लाइनों में खड़े हो चुके हैं, वोट गिरा रहे हैं, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए खड़े हैं। तो कौन कौन वे सीट है, सबसे पहले ये जान लीजिए जहां आज मतदान हो रहे हैं। आज सीवान, महाराजगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, वैशाली, शिवहर और गोपालगंज में चुनाव हो रहे हैं। और इन चुनावों के बीच आपको ये समझना होगा कि आरजेडी ने किस तरह का प्रयोग किया है कि आज इन 8 के 8 सीटों पर लड़ाई बड़ी तगड़ी है। सिवान को यदि छोड़ दे तो वहां त्रिकोणीय लड़ाई है, लेकिन उसके अलावे सभी जगह पे आमने सामने का मुकाबला है और बड़ा जबरदस्त मुकाबला है। आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि इन 8 सीटों पर क्या हो रहा है। मतदाता जो बूथों पर पहुंच रहे हैं, उनका माइंड सेट क्या है और कौन से समीकरण को साध कर राजद ने यहां ऐसा टिकट वितरण किया कि आज वही एनडीए के लिए मुकाबले का समय आ गया है। उन्हें मुकाबला करना पड़ रहा है, क्योंकि लड़ाई तो यहां एक तरफा दिख रही थी, लेकिन मुकाबला में ये लड़ाई आ गई है। ये सीट, सभी सीटों पर जबरदस्त मुकाबले हो रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, तो चलिए बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की, जहां से डॉक्टर संजय जायसवाल बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। और यहां आरजेडी ने मदन मोहन तिवारी को अपने साझीदार कांग्रेस की सहायता से मैदान में उतारा है। ये सीट कांग्रेस को गया और कांग्रेस ने मदन मोहन तिवारी को टिकट दे दिया। मदन मोहन तिवारी ब्राह्मण जाति के आते हैं। देखिए यहां प्रयोग कैसे किया गया। एनडीए ने इस बार जो अपने प्रत्याशियों को रिपीट किया, उसके जवाब में आरजेडी कांग्रेस ने पूरी तरह से प्रत्याशियों को बदल दिया, और बदला भी ऐसे कि एनडीए के कोर वोटर पर ही अपना निशाना साध लिया। और यही कारण है कि आज आरजेडी लड़ाई में दिखती है। जैसे पश्चिमी चंपारण की ही बात करते हैं, तो संजय जायसवाल के खिलाफ मदन मोहन तिवारी लड़ाई में इसलिए हैं क्योंकि वो ब्राह्मण जाति से आते हैं और ब्राह्मण एनडीए का कोर वोटर माना जाता है। और ये माना जा रहा है कि संजय जायसवाल लगातार 3 बार यहाँ से सांसद बन चुके हैं, लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं, और इसीलिए उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी थी। उनके पिता भी इससे पहले 3 बार सांसद रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 20 वर्षों
से उनके फैमिली के अंदर ये सीट रहा है और इसीलिए मतदाताओं में नाराजगी है और उस नाराजगी का लाभ उठाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस ने यहां से मदन मोहन तिवारी को उतार दिया और ये भी एनडीए के कोर वोटर के ही एक हिस्सा थे और इसीलिए ब्राह्मण यदि मदन मोहन तिवारी के साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर पश्चिमी चंपारण की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो जाएगी और मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपना मत दे रहे हैं तो धीरे धीरे लड़ाई शाम तक ये पता भी चलेगा कि कहां गए। तो पश्चिमी चंपारण में लड़ाई यही है कि यदि एनडीए के कोर वोटर सवर्ण जातियां यदि नहीं मानी तो संजय जायसवाल को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा क्योंकि संजय जायसवाल के पीछे जो एनडीए का कोर वोटर था ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, लाला, ये सब धीरे धीरे थोड़े थोड़े चंक में वो उनसे छूटते गए हैं। नाराजगी तो था ही, इसके अलावे ब्राह्मण मत जो है वो उनसे यदि छिटका तो फिर समीकरण बदल सकता है। अब आइए जरा बात करते हैं पूर्वी चंपारण, जहां से राधा मोहन सिंह लगातार चौथी बार जीतने के लिए चुनावी मैदान में है। हालांकि वे 7वीं बार सांसद बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे चौथी बार लगातार वो जीत जाएंगे यदि ये चुनाव जीत गए। और वहां से कुशवाहा कार्ड खेला गया है। कुशवाहा भी जो है वो एनडीए के ही कोर वोटर है। लालू यादव ने यहां भी एनडीए के वोटों को तोड़ने के लिए डॉक्टर राजेश कुमार, जो कि वीआईपी के प्रत्याशी हैं, वीआईपी आरजेडी का सहयोगी पार्टी है, उसके माध्यम से यहाँ डॉक्टर राजेश कुमार को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, जो पेशे से डॉक्टर हैं। और कुशवाहा वोटरों को यदि उन्होंने साधा और आरजेडी कांग्रेस के वोटर उनके साथ हुए तो मुकाबला यहाँ भी दिलचस्प होगा। हालांकि राधा मोहन सिंह की मजबूती है और मोतिहारी में राधा मोहन सिंह राजनीति के डॉक्टर माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी यदि मुकाबले में यह सीट आई है तो यही इंजीनियरिंग की है, राजनीतिक इंजीनियरिंग हुई है। कुशवाहा वोटों को साधने का प्रयास हुआ है जो एनडीए के कोर वोटर हैं। अब आइए जरा बात कर लेते हैं महाराजगंज। महाराजगंज में ऐसा लग रहा था कि कोई लड़ाई नहीं है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इस बार बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जब टिकट वितरण की बात आई और टिकट जब किसी राजपूत प्रत्याशी के बदले भूमिहार प्रत्याशी को दिया गया तो इसमें भी एक जो समझ थी लालू यादव की वो ये था कि एनडीए के वोटरों को बांट देना है। राजपूत और भूमिहार की लड़ाई महाराजगंज में होती रही है और उसी लड़ाई का लाभ लेना चाहते थे लालू यादव। पिछले बार तक यहाँ राजपूत वर्सेस राजपूत की लड़ाई होती थी और इसमें होता ये था कि भूमिहार मत जो है वो भाजपा के साथ चला जाता था और लड़ाई एक तरफा हो जाती थी। इसी को समझ के, सोच के रणनीति बनाकर लालू यादव ने यह गेम खेला और कांग्रेस के माध्यम से यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश प्रसाद सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया। और अब मुकाबला देखिए दिलचस्प है। भूमिहार जाति के लोग आकाश प्रसाद सिंह के पक्ष में खड़े हो गए। एनडीए के कोर वोटर माने जाते हैं भूमिहार, और वही एनडीए के कोर वोटर अपने ही प्रत्याशी जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को पिछले बार तक मत दिया था उन्हें पराजित करने के लिए अब कमर कसकर मैदान में खड़े हैं। तो इसे एक राजनीतिक प्रयोग ही माना जाएगा कि किस तरह से लालू यादव ने इस सीट को भी मुकाबले में ला दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह जब से यहाँ चुनाव का कमान संभाले हैं अपने पुत्र को जिताने के लिए, और तब से कई तरह के समीकरण बनाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, ये चल रहा है महाराजगंज में कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हालांकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में भी उनके स्वजातीय राजपूत मत बड़ी मुस्तैदी से के साथ खड़े हैं और उनके साथ ब्राह्मण, वैश्य, कुर्मी वोट, पासवान वोट, नोनिया वोट, ये सब जो वोट है, अति पिछड़ों का वोट,
ये बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन महाराजगंज में मुकाबला तो जबरदस्त हो गया है और हुआ इसलिए है कि यहाँ से भूमिहार जाति के प्रत्याशी को कैंडिडेट बनाया गया और उन्हें ये हवा दी गई कि अब यहाँ राजपूत वर्सेस भूमिहार की लड़ाई होगी और वो मतदान केंद्रों पर भी दिख रहा है, जहां मतदाता बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। अब देखिए, यही लड़ाई, जो लड़ाई महाराजगंज में है, वही लड़ाई वैशाली में भी। महाराजगंज में भी हमेशा अधिकांश मौकों पर राजपूत प्रत्याशी जीतते रहे हैं, वैशाली में भी यही होता रहा है, राजपूत प्रत्याशी जीतते रहे हैं, भूमिहार प्रत्याशी भी जीते हैं जिस तरह से महाराजगंज में जीते हैं। लेकिन इस बार महाराजगंज और वैशाली दोनों जगहों पर यह दाव खेला गया। वैशाली में बाहुबली मुन्ना शुक्ला को चुनावी मैदान में आरजेडी अपने टिकट पर मैदान में उतार दी और तब से लड़ाई ही पलट गया। भूमिहार जाति के लोग जो एनडीए के कोर वोटर थे वैशाली में, वो पलटकर अब मुन्ना शुक्ला के पक्ष में आ गए हैं, यानी कि राजद के पक्ष में आ गए हैं। तो वैशाली में यदि राजपूत वीणा देवी के पक्ष में गोलबंद है, तो भूमिहार यादव और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनाकर मुन्ना शुक्ला के पक्ष में वे गोलबंद हैं। ब्राह्मण मत जा रहे हैं वीणा देवी के पास, तो इधर भी गोलबंदी कम नहीं है। तो वैशाली की लड़ाई भी जबरदस्त है और ये जबरदस्त इसीलिए है क्योंकि यहाँ से भूमिहार प्रत्याशी को उतारा गया है। तो आप यदि गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से एनडीए के वोटों को टारगेट करके प्रत्याशी उतारे गए हैं। ये समझ में आएगा जब मैं 8 सीटों के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो अब आइए वैशाली के बाद चलते हैं वाल्मीकि नगर, जहां सुनील कुमार चुनावी मैदान में हैं, कुशवाहा जाति के हैं और यहाँ आरजेडी ने दीपक यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। तो सुनील कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त तरीके से था, लेकिन दीपक यादव के चुनावी मैदान में उतरने के बाद अब यहाँ एनडीए के वोटर एकजुट है, क्योंकि यहाँ कोई राजनीतिक प्रयोग उस तरह से नहीं हुआ है। यादव और मुस्लिम तो आरजेडी के कोर वोटर हैं ही, वे किसी हालत में उन्हें वोट देते, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है कि दीपक यादव के चुनावी मैदान में उतरने से कोई एडिशनल वोट नहीं जुटा है। इसलिए जो है वो वाल्मीकि नगर में लड़ाई थोड़ी एनडीए के लिए आसान दिख रही है, जहां जदयू के प्रत्याशी सुनील कुमार चुनावी मैदान में हैं। तमाम नाराजगी के बावजूद सुनील कुमार के पक्ष में समीकरण दिख रहा है और मतदाता जब बड़े संख्या में आकर मतदान केंद्रों पर खड़े हैं और मतदान कर रहे हैं, तो समीकरण जो है वो किधर जाएगा ये सबको पता है। अब आइए जरा बात कर लेते हैं गोपालगंज की। गोपालगंज में अनुसूचित जाति के लिए ये सीट आरक्षित है और यहाँ से जनता दल यू ने अपने निवर्तमान सांसद आलोक कुमार सुमन को प्रत्याशी बनाया है और वीआईपी ने यहाँ से चंचल पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। चंचल पासवान जो बीजेपी के नेता के ही पुत्र हैं और इस चुनाव में नए प्रयोगों के तहत चंचल पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन गोपालगंज की लड़ाई जो है वो दिखती है कि यहाँ पे एनडीए का पलड़ा भारी है, क्योंकि जातीय समीकरण और गोलबंदी जिस तरह से जनता दल यू के पक्ष में दिखाई दे रहा है, उस तरह की गोलबंदी और उस तरह का समीकरण चंचल पासवान के पक्ष में नहीं दिखाई पड़ता। हालांकि चंचल पासवान युवा हैं और युवा मतदाताओं को अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास भी किया है। तो गोपालगंज की लड़ाई अंततः जब मतदाता अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा ये देखना बाकी है। अब आइए जरा बात कर लेते हैं शिवहर की, जहां आनंद मोहन को घेरने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आनंद मोहन जो राजनीतिक रूप से बिहार में बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं, उनकी राजनीति क्या फिर से वही तेवर और कलेवर के साथ वापस लौट जाएगी, वो इस चुनाव पर निर्भर करेगा। क्योंकि यदि लवली आनंद चुनावी बाजी जीतती हैं तो निश्चित रूप से इससे आनंद मोहन को संजीवनी मिलने वाला है और इसीलिए उनकी घेराबंदी की गई है।
ताकि किसी भी हालत में आनंद मोहन फिर से पनपने ना पाए। शिवहर की लड़ाई बस यहीं तक है, क्योंकि यहाँ से आरजेडी ने जिस तरह से रितु जायसवाल को चुनावी मैदान में उतार कर एक राजनीतिक प्रयोग करने का प्रयास किया है कि लवली आनंद के खिलाफ रितु जायसवाल, जो माना जाता है कि बोलने में काफी माहिर है, राजद की शेरनी भी कहती है राजद उस रितु जायसवाल को, मुखिया भी रह चुकी है सीतामढ़ी में अपने पंचायत से, और राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिला है। लेकिन शिवहर की लड़ाई जो है वो बड़ी दिलचस्प है। दो महिला प्रत्याशियों के बीच सीधा सीधा टक्कर है और दोनों प्रत्याशी राजनीतिक रूप से भी अपना अपना समझ रखती हैं, और इसलिए शिवहर में जबरदस्त तरीके से लड़ाई है और घेराबंदी जारी है। मतदाता गोलबंद हो चुके हैं अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में, और ये कहा जा रहा था कि बैस मत रितु जायसवाल के पक्ष में चला जाएगा नाराज होकर, क्योंकि रितु जायसवाल जो है वो वैश्य समुदाय से आती हैं और यहाँ बीजेपी रमा देवी का टिकट काट दिया है जो वैश्य समुदाय की हैं, और जनता दल यू के टिकट पर लवली आनंद लड़ रही हैं। लेकिन एनडीए के कोर वोटर लौटे भी हैं लवली आनंद के पक्ष में और मतदान चल रहा है। तो अब देखना है कि आखिर शिवहर की लड़ाई कहाँ जाती है और यहाँ क्या होता है। अब आइए जो सबसे दिलचस्प मुकाबला है, जिसका इंतजार आप सबको है, मैं समझ रहा हूं कि सिवान को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर सिवान में क्या हो रहा है। सिवान में जो पिछले 3 चुनाव में हिना साहब के पक्ष में चुनाव जाते जाते उनके हाथ से चुनाव निकल गया, हिना साहब 3 चुनाव हार गई। इस चुनाव में भी तो कहीं वही स्थिति नहीं है कि अंतिम समय में गोलबंदी हो गई और यहाँ मामला बिगड़ गया। लेकिन इस बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होती दिख रही है। हिना साहब के पक्ष में जो गोलबंदी थी वो दिख रही है, और इसीलिए मुख्य मुकाबले में हिना साहब और विजय लक्ष्मी अड़े हुए हैं। आरजेडी के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी 3 कोण बनाए हुए हैं, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। वे अपना इज्जत बचा ले, प्रतिष्ठा बचा ले, अच्छा खासा एक संख्या में वोट ला दे तो वही काफी है। लड़ाई तो हिना साहब और विजय लक्ष्मी के बीच ही है, और इसलिए दोनों के मतदाता बूथों पर पहुंचकर एक दूसरे को टसल दे रहे हैं और एक दूसरे के लिए दूसरे से लड़ रहे हैं। वोट पाने के लिए घरों से वोटरों को निकाला जा रहा है। हिना साहब 3 चुनाव हार चुकी हैं, ये चौथा चुनाव है, और इसलिए ये उनकी प्रतिष्ठा का चुनाव है, और इसलिए इस बार उन्होंने गियर बदला भी है। इस बार उनके पीछे सवर्ण मतदाता जो है वो खड़े हैं, और इसीलिए जो सिवान की लड़ाई है वो बदल सी गई है। इस बार सिवान में क्या होगा ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन सिवान में एक निर्दलीय प्रत्याशी जीतेगा या हारेगा ये 4 जून को पता चलेगा। मुख्य मुकाबले में तो वही है। तो चलिए आप इन 8 सीटों पर जहां आज चुनाव हो रहे हैं, मतदाता कतारबद्ध होकर मत गिरा रहे हैं, उनके बारे में जाना कि असल में जो टिकट दिया गया किस तरह से टारगेट करके इन 8 सीटों को मुकाबले में लाया आरजेडी कांग्रेस गठबंधन ने, उसको आपने जाना। देखिए कैसे पश्चिमी चंपारण में ब्राह्मण को, पूर्वी चंपारण में कुशवाहा को, महाराजगंज में भूमिहार को, वैशाली में भूमिहार को, वाल्मीकि नगर में यादव को, गोपालगंज में पासवान को, शिवहर में वैश्य को, और सिवान में अवध बिहारी चौधरी यानी यादव को टिकट देकर किस तरह से गेम पलटने का प्रयास किया गया, इसका आपने समझा पूरी तरह से। और ये तब समझ पाए कि आज जब बूथों पर मतदाता निकल रहे हैं तो किस समीकरण से वोट गिर रहा है, कैसा कहाँ वोट जा रहा है, ये आप समझ रहे होंगे। तो क्या होता है आज दिन भर, कैसे वोट गिरता है, मैं आपको बताऊंगा कि आज जो चुनाव हुआ उसका असर क्या हो रहा है, असल में मतदाता कहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है, इन सीटों का क्या मुकाबला रहा, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, कमेंट भी कीजिए और लिखिए कि आप इन मतदान केंद्रों पर यदि आप हैं और वहां वोट गिर रहा है तो आप क्या समझ पा रहे हैं, कमेंट करके हमें बताइए। नमस्कार।